नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि अभी लगातार हम आपके लिए वैसे क्वेश्चन का एक कलेक्शन किए हैं बिहार के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आगे आपकी 68वीं एग्जाम है, बिहार एसएससी है, बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। तो आपके बिहार के एग्जाम में वैसा सवाल जो बार बार पूछा गया है, यानी वैसे प्रश्न जो न टफ है न आसान है, ध्यान देना, न टफ ना आसान, बार बार पूछे प्रश्न, न टफ ना आसान, बार बार पूछे प्रश्न। इस प्रश्नों का कलेक्शन है जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा गया है, और ऐसे प्रश्नों के जवाब के लिए आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन तो यार आसान लग रहा है, लेकिन जब खुद से आप जवाब देंगे तो गलत होगा। फिर जब हम बताएंगे तो लगेगा अरे यार इसका ये होना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न, और जो प्रश्न आसान भी और ना बहुत टफ भी, लेकिन आपसे एग्जाम में जो बार बार पूछा जाता है, ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, लेकिन आप ये सोचकर इसको देखेंगे कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि अभी से लगातार अगले एक वीक तक जो आप क्वेश्चन देखेंगे वो न टफ न आसान, बार बार पूछे प्रश्न, और आपका हो जाएगा कम। वैसे प्रश्नों का कलेक्शन है, तो आप लोग इसका आनंद लीजिए। देखिए सबसे पहला सवाल क्या कहता है, देखने में बहुत आसान है और कंफ्यूजन भी यहीं से बच्चों में ज्यादा होता है। ये सवाल क्या कहता है कि किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग उजला होता है। ये सबको पता है कि दूध का कलर कैसा होगा, तो सारे बच्चे बोलेंगे कि सर दूध का कलर तो उजला होता है। लेकिन सवाल जब यह पूछता है कि आखिर दूध का रंग उजला क्यों होता है, तब बच्चे परेशान हो जाते हैं कि भाई वो कैसे बताएं, ये तो व्यवहारिक बात है, देखिए भी ये दूध का रंग उजला होता है। लेकिन आप अभी जान लीजिए, दूध का रंग सफेद जो है ये केसिन प्रोटीन के कारण होता है। किस प्रोटीन के कारण? दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जो कि हार्ड प्रोटीन है, और उस प्रोटीन का नाम क्या है? तो उस प्रोटीन का नाम केसिन प्रोटीन है। और इस केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग क्या होता है? उजला होता है। कभी कभी आपसे सवाल क्या पूछ लेगा कि दूध का रंग जो है ये पीला क्यों होता है। ध्यान देंगे, दूध का रंग उजला क्यों होता है और दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है। तो गौर कीजिएगा, दूध का रंग उजला केसिन प्रोटीन के कारण, और दूध के रंग पीला की बात करेंगे तो दूध का रंग पीला जो है ये कैरोटीन प्रोटीन के कारण। किस प्रोटीन के कारण मेरे दोस्त? दूध का रंग पीला जो है वो हल्का पीला, ऐसा नहीं कि समझिएगा पीला होता है, दूध का रंग हल्का पीला कैरोटीन प्रोटीन के कारण, और दूध का रंग उजला होगा केसिन प्रोटीन के कारण। और दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाए जाएगी? तो याद रखना, दूध में जो है वो आपका विटामिन सी जो है ये इसका अभाव रहता है, अर्थात दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और दूध एक बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है। तो इससे रिलेटेड सवालें जो आपसे एकदम में बार बार पूछा जाता है, वैसे सवाल आपको दिखाए। बहुत सारे बच्चे को यह भी लगा होगा कि सर ये सवाल तो बहुत आसान है, लेकिन चूंकि बार बार पूछता है तो रिवीजन करना भी आपके लिए जरूरी है। अतः वैसे प्रश्नों का कलेक्शन हम 100 के आसपास किए हैं जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, और बच्चे जो बार बार रिपीट होता है और उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो एग्जाम में गलती, और एक क्वेश्चन आपके जीवन की तकदीर को बदल भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसलिए मैक्सिमम अभी इस छुट्टी वाले पीरियड में, दीपावली छठ की अभी लगातार छुट्टी जो चल रही है, इस छुट्टी में ऐसे प्रश्नों का रिवीजन आप जरूर करेंगे जो आपके ब्रेन पर बहुत ज्यादा जोर भी नहीं डालना पड़ेगा, और आपको रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। क्लियर? और हमारे वीडियो को यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों तक। मेरी इस सब पढ़ाने के तरीके और इस क्वेश्चन के कलेक्शन को भेजिए, तभी तो आपके दोस्त हमसे जुड़ पाएंगे। क्लियर ना? चलिए मेरे दोस्त, अगले सवाल ये क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सफेद की बात पूछा था तो आंसर डी होगा। दूध का रंग सफेद क्यों होगा? केसिन के प्रोटीन के कारण। और हल्का पीला क्यों होगा? तो हल्का पीला की बात करेगा तो हल्का पीला होगा कैरोटीन प्रोटीन के कारण। दूध में ये लैक्टोज क्या होता है? पाया जाता है, जिसके जो कि बच्चे के लिए, यानी बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदा कारक होता है। अगला सवाल क्या कहता है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक
यानी भारत में जब श्वेत क्रांति हुआ था तो दूध के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ था। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखना मेरे दोस्त, ये श्वेत क्रांति जो है इसका संबंध दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध के उत्पादन से है। और इसको लाने का काम किसने किया था, इसका जनक किसको माना जाता है? तो आपने वर्गीज कुरियन का नाम सुना होगा। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है इनको श्वेत क्रांति का पिता माना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का पिता माना जाता है क्योंकि श्वेत क्रांति को लाने वाले यही थे। अब वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? तो ये हरित क्रांति के पिता, जैसे वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के पिता हैं, उसी तरह से हरित क्रांति के बारे में सवाल कई बार पूछा गया है कि हरित क्रांति के पिता किसे माने जाते हैं? तो हरित क्रांति का पिता जो है ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और एमएस स्वामीनाथन कौन है? ये भी हरित क्रांति से रिलेटेड है। लेकिन जब सवाल ये पूछे कि भारत में हरित क्रांति का पिता कौन है, तो भारत में यदि हरित क्रांति का पिता पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति का पिता, तब आंसर क्या हो जाएगा? एमएस स्वामीनाथन। क्लियर? भारत में हरित क्रांति का पिता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, हरित क्रांति का पिता किसे माना जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। और हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो विलियम गॉड ने किया। ये हरित क्रांति वर्ड जो आप देखते हैं, इस वर्ड का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस वर्ड का प्रतिपादन विलियम गॉड ने। बहुत सारे बच्चे ये पहली बार सुने होंगे और ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसलिए अपनी कॉपी में डबल स्टार मारकर नोट करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन यदि बीपीएससी पूछती है नहीं तो इस बार आपको पता है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको जो 100 क्वेश्चन के लिए 100 नंबर और उस 50 क्वेश्चन जिसमें स्टार लगा रहेगा उस 50 क्वेश्चन का वैल्यू 100 नंबर के बराबर, अर्थात वो एक स्टार वाले क्वेश्चन 2 नंबर के बराबर, ये उस स्टार में आएगा। जब क्वेश्चन ये पूछेगा कि हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया, लोग आंख मुड़ के इसका आंसर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग मारेगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग साहब जो थे वो तो हरित क्रांति के पिता थे। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक वो नहीं थे, वो हरित क्रांति के लाने वाले थे, हरित क्रांति के पिता थे। लेकिन जब आपसे पूछेगा हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया, तो आंसर क्या होगा? विलियम गॉड ने। और भारत में हरित क्रांति को कौन लाया? तब एमएस स्वामीनाथन ने। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी सवालें आसानी से समझ में आ रही होगी और याद भी हो रहा होगा कि वर्गीज कुरियन को क्या माना जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को, और हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो विलियम गॉड ने किया। पक्का ना? चलिए, और ये सारे चीज जो आपको अच्छी तरीके से रिवीजन हो पा रहा है, आप सीख रहे हैं, तो इसका मजा आप लोग अपने दोस्तों को भी लेने दीजिए, शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, या जितने ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, तब तो अधिक से अधिक बच्चों तक हम जा पाएंगे और वो बच्चे इसका मजा ले पाएंगे। चलिए आगे बढ़े। और जो नई चीज आप सीखते हैं या चूंकि बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इन सब सार को स्टार मार के आप लिखिए, ताकि एग्जाम टाइम एक बार रिवीजन करके जाएंगे तो आप मैक्सिमम सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे, मैक्सिमम सवाल बना पाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कितना आसान है कि गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन हमें उम्मीद है, मैं भी ये क्वेश्चन पहली बार एग्जाम में देखा है और ये पूछा गया है, बिहार एसएससी का ये क्वेश्चन है। ये बिहार एसएससी के एग्जाम में 2014 का ये पूछा गया सवाल है कि गरीबों की गाय किसे कहा गया। मैं भी ये क्वेश्चन पहली बार ही क्वेश्चन बैंक में देखा। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का आप भी उतना बनाते हैं लेकिन उतना क्वेश्चन याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन उम्मीद कीजिए ये क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाता यदि आपसे, तो आपसे नहीं बनता। बजरंगबली के नाम लेके अटक्कर 50-150 जे मन करे से मार दीजिए, वो अलग मैटर है, लेकिन ये क्वेश्चन आप पहली बार देखे होंगे। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं और आपकी नजरों से गुजर नहीं पाया, वैसे प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आए हैं आपकी तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए। इसलिए आप लोग सिर्फ दिवाली में बम पटाखा देव पर दिमाग मत लगाइए। बम पटाखा का सीजन समाप्त हुआ, अब पढ़ाई कीजिए, फिर छठ पूजा 1-2 दिन में होगी, फिर छठ का मजा लीजिएगा, लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए।
पूजा भी कीजिए, और इस पूजा में जो पीछे का चीज बच गई है, जिसका रिवीजन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपका 11वां सेट है, सिर्फ 10 सेट में जो आपका बचा हुआ है उसका रिवीजन कीजिए। जहां थ्योरी में प्रॉब्लम होता है, वीडियोज के लिस्ट में जाइए और वो थ्योरी देखिए, ताकि आपसे आने वाले एग्जाम में सवाल पूछा जाए तो आपसे बने। हम चूंकि विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि साइंस में जो प्रैक्टिस हम आपको करवा रहे हैं, या जितना थ्योरी लगभग पढ़ा चुके हैं, आप उसका रिवीजन बेहतर से करते हैं तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होना है। क्लियर? तो आइए सभी लोग जवाब इसका दीजिएगा कमेंट करके जरूर, कि गरीबों की गाय के नाम से किसे ना जाना जाता है। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, आप बकरी देखे होंगे, ये बकरी जो है ये गरीबों की गाय है, क्योंकि बहुत सारे गरीब आदमी को देखेंगे वो बकरी बेचारा पूछते हैं। वो बकरी क्या होता है, ये 3-4 महीने में ही ये 4 महीने 5 महीने में बच्चा देता है, फिर वो उसी को बेचता है, उसी का दूध जो है, अभी देख रहे हैं बहुत सारा डेंगू फैल रहा है, जब ये डेंगू फैलता है तो उसमें उसके दूध काम आते हैं, बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, और 400 रुपये 350 रुपये लीटर जो है वो गाय की दूध की तरह जो है वो क्या करते हैं, बकरी के दूध को बेचते हैं। हम लोग गाय के दूध को बेचते हैं, और जो बकरी का पालता है वो 450 रुपया लीटर बकरी का दूध बेचते हैं, और हम लोग का गाय का दूध जो है 40 रुपया 35 रुपया 45 रुपया, और 45 रुपया के जगह पे 450 रुपया लेता है और 1 लीटर दूध देता है। लेकिन वो गरीब लोग करेंगे क्या, क्योंकि उनके पास उतनी पूंजी नहीं कि वो बड़ा गाय पाल सके, या उनके पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, घास की व्यवस्था नहीं है, इसलिए ध्यान रखेंगे गरीबों की गाय जो है ये बकरी को कहा जाता है, और बिहार के एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है, तो इसको एकदम ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम में पूछेगा तो उम्मीद करते हैं गलत एकदम नहीं होना चाहिए। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता। देखिए सारे बिहार के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इन्हें उस पशु के बारे में आपसे पूछता है जो जुगाली नहीं करता। मन में सवाल आता सर जुगाली क्या होता है। देखिएगा गाय और भैंस को बार बार ऐसे करते रहता है, देखिए कि नहीं, बार बार अपने मुंह को चबलाते रहता है, उसको जुगाली करना बोलते हैं। लेकिन कभी आपने सुअर को जुगाली करते नहीं देखा होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सुअर हो जाएगा। ये कभी जुगाली जो है ये नहीं करता है, ये कभी भी जो है ये जुगाली जो है वो आपको नहीं करता है। सुअर कभी भी जुगाली नहीं करता है, जबकि ऊंट भी करता है, बकरी भी करता है, भेड़ भी करता है, गाय करता है, भैंस करता है, ये सब जुगाली करता है। यानी अपने मुंह को बार बार ऐसे ऐसे करते रहता है, लेकिन सुअर कभी नहीं करता है। अर्थात आंसर क्या हो गया, सुअर। और ये सब आपके एग्जाम का पूछा गया सवाल है। भले आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि सर ऐसे भी प्रश्न, क्योंकि यही 1-2 क्वेश्चन इस तरह का पूछ देता है आपके एग्जाम में, जो आप पहली बार देखते हैं और आपसे नहीं बनता है, और वही क्वेश्चन जो बना देता है उसका रिजल्ट हो जाता है। तो रिजल्ट लेने वाले बच्चे कुछ अलग नहीं करते, बस उसी काम को वो अलग तरीके से करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन वो जरूर देख लेते हैं, और वही एग्जाम में उनको फायदा करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखे होंगे, और जो डिस्कशन छूट जाता है आप बाद में भी जरूर देख लिया कीजिए, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आप ही को देना है, पढ़ना आप ही को है। क्लियर ना? चलिए अगला सवाल क्या कहता है कि एक मधुमक्खी के छातों में रानी मक्खी जो है यानी क्वीन जो है इसकी संख्या कितना होती है। यानी मधुमक्खी जो होता है वह जिस छाते में आप उसको देखते रहता है वो उसकी जो है घर है, जो कि आपको बी कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। मधुमक्खी जिस कॉलोनी में रहता है उस कॉलोनी को क्या कहा जाता है, मधुमक्खी जिस घर में रहता है, जिस समाज में रहता है उसको बी कॉलोनी कहा जाता है। उसमें पूछा किसके बारे में, रानी मक्खी के बारे में, अर्थात क्वीन के बारे में आपसे पूछा कि बी कॉलोनी जो है उसमें कितने रानी मक्खी होती है। तो याद रखना मेरे दोस्त, बी कॉलोनी में जो है एक रानी मक्खी रहती है। बी कॉलोनी में रानी मक्खी कितना रहती है, एक रहती है। और ड्रोन की बात आपसे करेगा अर्थात राजा की बात करेगा तो वो 2 से लेकर 8 होता है। ध्यान देना, ये आपसे रानी मक्खी के बारे में पूछा है इस एग्जाम में। हो सके आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मधुमक्खी के कॉलोनी में, मधुमक्खी के छातों में राजा कितना होता है, अर्थात मेल कितना होता है, पुरुषों की संख्या कितनी होती है, 2 से 8 होती है। और वर्कर की यदि आपसे बात करेगा या फिर सैनिक की यानी सोल्डर की बात करेगा तो वर्कर और सैनिक की संख्या जो है उसमें हजारों में रहता है, और ये आपका नपुंसक होता है। वर्कर और सैनिक नपुंसक होता है, उसकी संख्या हजारों में होती है। यदि राजा की बात करेगा 2 से 8 और रानी की बात करेगा तो क्या होगा 1। तो ये रानी की बात किया था, अतः आंसर क्या हो जाएगा,
आंसर एक हो जाएगा। यानी एक जो है उसमें क्वीन रहती है, अर्थात रानी मक्खी रहती है। 2 से 8 की संख्या में ड्रोन और हजारों की संख्या में वर्कर और सैनिक रहते हैं। और मधुमक्खी जिस समाज में रहता है उसको बी कॉलोनी कहा जाता है। और मधुमक्खी की भाषा जानते हैं, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि मधुमक्खी की भाषा क्या है, तो याद रखिएगा डांस। मधुमक्खी की भाषा जो है वो आपको नृत्य है, यदि मधुमक्खी की भाषा जो है वो डांस है। क्लियर। और वो एक दूसरे को पहचानती कैसे है, तो ध्यान रखेंगे बाबू, मधुमक्खी एक दूसरे को एक विशेष प्रकार की गंध से पहचानती है। प्रत्येक कॉलोनी का अपना एक विशेष गंध होता है जिससे वो एक दूसरे को पहचान लेती है। क्लियर ना। चलिए अगला सवाल क्या था मेरे दोस्त। देखिए सारे प्रश्न ना टफ है ना आसान है, लेकिन थोड़ा घुमाया हुआ है जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करवा सकता है और आपको देखने में आसान लगेगा लेकिन नहीं बनेगा। तो ऐसे प्रश्नों का आज सेशन लेके आए, इसी तरह के अच्छे अच्छे प्रश्न पर डे लेकर हम आपके सामने आए हैं। आप इसका मजा लीजिए और अपने दोस्तों में भी थोड़ा शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय डेयरी निगम, डेयरी प्रोजेक्ट जो है दूध उत्पादन के लिए जो डेयरी प्रोजेक्ट लाया है, इसकी स्थापना इंडिया में कब हुआ था, तो 1970 में हुआ था। भारतीय डेयरी निगम जो है इसकी स्थापना कब हुआ था, 1970 में, यानी 1970 में हुआ था। ये सब डाटा वाला क्वेश्चन है, इस सबको डायरेक्ट याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछेगा। तो 1% बच्चे ही इस तरह के क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं, बाद बाकी को पता ही नहीं रहता है। तो ऐसे प्रश्न इसलिए आपको दिए हैं ताकि इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो 100% आप बना कर आइए और आपका रिजल्ट हो जाए। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जो भी हमारे इस वीडियो को देखते हैं उन सारे बच्चों का सफलता मिले, उन सारे बच्चों का रिजल्ट हो जाए। बस थोड़ी आप भी जोर लगाइए, जिस तरह से हम आपके लिए मेहनत करते हैं आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए, दोनों भाई मिलकर हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। क्लियर। चलिए अगला सवाल क्या कहता है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन है, यानी भारत में जो सबसे पहले कंप्यूटर बना था उसका नाम रखा गया था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ किसका नाम पता है, गौतम बुद्ध का नाम है, और वो काफी बुद्धिमान थे। एशिया महादेश का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अतः भारत में जब कंप्यूटर पहली बार बना था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चीज को डेवलप करके बनाया गया था, बहुत सारे चीज को वो रखता था और डिस्प्ले करके दिखाता था। वो एक अजनबी था, एक नई ज्ञान थी भारत के लिए, तो अतः उसका नाम क्या रखा गया, सिद्धार्थ रखा गया। ध्यान रखेंगे भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन था, तो वो आपका सिद्धार्थ था। और ये सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में खास करके पूछे गए हैं और इसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये एक क्वेश्चन रामबाण साबित हो सकता है। तो ध्यान रखना, भारत का सबसे पहला कंप्यूटर जो था उसका नाम क्या रखा गया था, सिद्धार्थ रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आता है तो उस जहाज क्या होगा। यदि कोई नदी में जहाज चल रहा है, जैसे वो समुद्र में जाएगा तो ध्यान देंगे उसका लेयर जो है, यानी वो जहाज जो है, जैसे वो नदी से, कोई भी जहाज जैसे ही नदी से वो समुद्र में जाएगा तो नदी से समुद्र में जाते ही उसका स्तर जो है, यानी वो नाव जो है, वो नाव की बात करेगा या जहाज की बात करेगा, वो नाव या जहाज क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्त, ऊपर उठ जाएगा। क्योंकि सर ऐसा क्यों होगा, वो ऊपर क्यों उठ जाएगा, क्योंकि नदी के पानी का डेंसिटी कम होता है और समुद्र के पानी का डेंसिटी ज्यादा होता है। तो जैसे वो कम डेंसिटी वाले से ज्यादा डेंसिटी में जाएगा तो नाव क्या होगा, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। कारण इसका क्या ध्यान रखना है, नदी के पानी के घनत्व की बात करेंगे तो नदी का घनत्व जो है वो कम होता है, और समुद्र के जल के घनत्व की बात करेंगे तो उसके जल का घनत्व क्या होता है, ज्यादा। समुद्र का जल जो है उसका घनत्व ज्यादा होता है और नदी का जल जो है इसका घनत्व कम होता है। इसलिए नदी से जब कोई समुद्र में जाता है तो उसका लेवल ऊपर हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर। इस तरह का ऑप्शन देखना पड़ेगा। जहाज का स्तर पहले जितना होगा गलत होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, ऊपर या नीचे होगा, थोड़ा नीचे आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर आएगा। जहाज का स्तर क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा ऊपर आएगा, पहले इतना नहीं रहेगा या कम नहीं होगा। वो जहाज जो है जैसे नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा कि थोड़ा उसका लेवल ऊपर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर बी। ये सारे सवाल आपसे बिहार के एग्जाम में
पूछा गया है, इसलिए इन सवालों को जरूर दिमाग में रखेंगे। कारण आपके सामने मैंने थोड़ी से समझा दिया, नदी के पानी का घनत्व तो कम होता है और समुद्र के पानी का घनत्व तो ज्यादा होता है, इसलिए जब वो नदी से समुद्र में प्रवेश करता है थोड़ा ऊपर उठ जाता है। क्लियर ना? अगला सवाल है कि लोलक घड़ी जो है गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है? यदि कोई पेंडुलम इस तरह से लटका हुआ रहता है तो गर्मी के समय में इसका ये दोलन जो होता है, ये दोलन थोड़ा सा कम हो जाता है, अर्थात तो वो लोलक जो है वो सुस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के समय में क्या होता है, गर्मी के मौसम में इसकी लंबाई जो है वो लंबाई बढ़ जाती है। गर्मी के समय में लंबाई क्या हो जाता है मेरे दोस्त? गर्मी के समय में जो है लंबाई बढ़ जाता है, इसी वजह से क्या होता है कि घड़ी सुस्त हो जाती है। और ठंडी के समय में क्या होगा, लंबाई थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए घड़ी फास्ट हो जाती है। ध्यान देना, गर्मी के समय में लेंथ बढ़ जाता है इसलिए सुस्त हो जाता है, और ठंडी में लेंथ बढ़ जाता है इसलिए थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन था कि लोलक घड़ी गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि गर्मी के दिन लंबे होते हैं, गलत हो गया। कुंडली के घर्षण का गलत हो गया। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण। आंसर क्या हो गया भाई? ऑप्शन नंबर सी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण जो है वो क्या हो जाता है, लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण सुस्त हो जाती है गर्मी के दिन में। लेकिन ठंडी की बात करेगा तो ठंडी में लंबाई थोड़ा कम हो जाएगा, अर्थात घड़ी थोड़ा फास्ट हो जाएगी, लोलक थोड़ा तेजी से घूमने लगेगा। क्लियर ना? चलिए, और ये लास्ट सवाल कहता है भाप से हाथ अधिक जलता है। यदि आपके हाथ में भाप लग जाएगा, कभी कभी रोटी बनाने के क्रम में या चावल में सीटी उटी देता होगा तो भाप लगा होगा, देखिएगा जैसे ही भाप लगेगा कि भाप लगने के साथ क्या होता है, जलन बहुत ज्यादा देने लगता है, लेकिन उबलता हुआ जल से अपेक्षाकृत थोड़ा कम। क्यों जानते हैं? क्योंकि भाप जो होता है, इस भाप में गुप्त उष्मा ज्यादा होता है, यानी उसका लेटेंट हीट जो है, गुप्त उष्मा जो है भाप में ज्यादा रहता है और जल में गुप्त उष्मा कम होता है। तो गुप्त उष्मा ज्यादा होने की वजह से भाप से जलन ज्यादा और पानी से कम होता है। तो आंसर क्या होगा? भाप में गुप्त उष्मा होती है ज्यादा, इसी के वजह से भाप से जलन ज्यादा होता है और जल से कम होता है। कोई कंफ्यूजन? उम्मीद करते हैं ये सारी क्वेश्चन जो आपसे हर एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में खास करके बार बार पूछा गया है, ऐसे प्रश्नों का आपने कलेक्शन देखा। उम्मीद करते हैं आपको ये काफी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर आप कर देंगे। नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।